क्लास केडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली अपनी क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया संविधान के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, सेक्शंस के बारे में, तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ वो उसमें पहले नंबर पे आता है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या होती हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ बेसिकली शेड्यूल को कहा जाता है। ये है तो संविधान में, लेकिन इनको संविधान के बाहर भी बोला जा सकता है, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जब संविधान बना था उस समय इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल 8 थे। उसको धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार बढ़ा करके 8 से 12 किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ जो है वो शेड्यूल ये 8-12 का मतलब जब थी तो 8 थी, और जब हैं अभी फिलहाल का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 12 है। भाग 22 है, 22 से बढ़ के 25 हुआ है, ये बताया। भाग वही जो सेक्शन, सेक्शन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक आर्टिकल्स लिखे होते हैं। उन आर्टिकल को चूंकि 395 है, कथम बढ़ा करके वो 400 के ऊपर जा चुके हैं। तो क्या होता है कि एक चैप्टर के अंदर इतने आर्टिकल, एक चैप्टर के अंदर इतने आर्टिकल, एक सेक्शन के अंदर इतने आर्टिकल, इस हिसाब से उसको बंटवाया गया है। तो सेक्शन है और अनुच्छेद। तो आज हम इन दोनों इसकी और इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ शेड्यूल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ जो है वो 8 से 12 है। इसमें पहली अनुसूची है यूनिटी ऑफ स्टेट, यानी यूनिटी मतलब एकता, स्टेट माने राज्यों, यूनिटी माने एकता और स्टेट माने राज्य। यानी हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक, संघ। हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य है वर्तमान में। तो ये क्या है, भारत, ये जो पूरा जो एक राज्य मिलके हैं, ये जो यूनिटी है, इसी यूनिटी को यूनिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं, जो हमारे फर्स्ट अनुसूची में लिखा है। ये घटे या बढ़े, ये हमेशा पूरे भारत का हिस्सा ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका वेतन। वेतन मतलब होता है सैलरी। सैलरी देखिए, सैलरी का डिसीजन जो है वो संसद में बैठ के विधायिका में उसी समय कर दिया गया है, इसलिए कि संसद वगैरह जो है ये बहुत, सैलरी जो है वो बहुत सेंसिटिव चीज है। सेंसिटिव इसलिए, अगर मान लीजिए मुझे सैलरी देना हो तो मैं अपने बच्चे को, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा सैलरी रख दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सैलरी एक निहित होना चाहिए, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन है, ठीक है। उसी हिसाब से सैलरी भी पहले से डिसाइड होती है कि किस पद के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। एक क्लर्क है तो उसको क्लास 3 में रखा जाता है, एक उसके नीचे तबके का चपरासी है उसको क्लास 4 में रखा जाता है, और क्लास 2, क्लास 1 गेस्टेड रैंक, ये हायरार्की जो होती है वो उस पर डिसाइड होता है सैलरी, ठीक है। सैलरी पहले से डिसाइड होती है कि क्लर्कियल बेस पे कितनी सैलरी होगी, वो जब सीनियर क्लर्क बनेगा तो कितनी सैलरी होगी। तो वेतन वगैरह डिसीजन ये संसद में होता है, ठीक है। और ये इसका पूरा लेखा जोखा तैयार होता है, इसमें कोई भी इंटरफेयर किसी का नहीं होता है। तीसरा होता है जो अनुसूची में थर्ड है वो है शपथ। शपथ मतलब शपथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। क्या बोलते हैं? ओथ, शपथ। देखिए, कोई भी जब हमारे ऊंचे पदों पे जब निहित होता है, निर्वाचित किया जाता है, बैठाया जाता है, तो वो शपथ लेता है, ईश्वर की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है कि मैं जो करूँगा वो पूरे भारत के लिए एकदम सही रहेगा। तो ये शपथ होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का शपथ नहीं आता है, राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 है, जिसमें राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम होता है वो कौन करता है? CJI। राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है राष्ट्रपति का शपथ जो होता है वो आर्टिकल 60 में, इसमें है आर्टिकल 60, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CJI।
सीजीआई मतलब चीफ जुडिशरी ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब आपके मन में आएगा तो सर प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। ये हायरार्की बनी हुई, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि भारत का फर्स्ट मैन होता है इसलिए उसको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चौथा जो है वो है राज्यसभा। राज्यसभा मतलब स्टेट काउंसिल, कुछ नियम कुछ पॉलिसियां जो है वो स्टेट की चलती हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे सभी चीजों पे अगर केंद्र का ही प्रभाव पड़ जाएगा तो फिर राज्य क्या करेंगे, फिर मुख्यमंत्री क्या करेंगे, वहां के राज्यपाल क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद क्या करेगा। तो इसलिए कुछ स्टेट को पावर दिए गए जो सिर्फ स्टेट करता है, ठीक है। तो हो गया स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल। ये तो हो गया आपका 4। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा SC ST के लिए प्रशासन। ये आप जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये बना 1949 में, रेडी हुआ पूरे 1950 में पूरी तरह से। तो ये उस समय के लिए बनाया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन लोगों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए कि जमीनों को ना कोई हड़प सके, इनसे जबरदस्ती कोई काम ना करा सके। इसलिए उस अनुसूची में इनको रखा गया कि इनकी भी देख रेख हो प्रशासन के द्वारा। अगर कोई इनके साथ कोई छल करता है, कोई बलपूर्वक कोई कार्य कराता है तो उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इसको देखें, इसको मुक्त कराएं, ठीक है। फिर आपका 6वें नंबर पे है अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य वो राज्य जो पिछड़े रहते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम टाइप का चलाया जाता था, वो पूर्वोत्तर राज्य में आता था। जैसे पूर्वोत्तर राज्य समय कौन थे? 4 थे, अभी तो फिलहाल 8 है, 8 या उससे ज्यादा। तो इसका जो फार्मूला है ममी अत्री, मम्मी अत्री का मतलब होता है मेघालय, मिजोरम, आसाम और त्रिपुरा, ठीक है। ये याद करने के लिए कभी कभी होता क्या है ना, कोई चीजें याद नहीं होती। जब याद नहीं होती तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं या मरोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं या तो फिर उसको मरोड़ के छोटा भी कर लेते हैं, तो उसको फार्मूला कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो थे वो मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा ये थे। इनको एक तरह से इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रशासनिक व्यवस्थाएं पहुंचाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य इसमें रखे गए कि जो भी पिछड़े हुए राज्य होंगे उनको हम, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको डेवलप करके आगे करें। तो ये हो गया आपका अनुसूची 6, ठीक है। अब आइए अनुसूची 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 7 क्या है? अनुसूची 7 है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन मतलब यह है कि आप समझिए कि 2 प्रकार की शक्ति होती है। स्टेट की शक्ति अलग होती है और सेंट्रल की शक्ति अलग होती है। सेंट्रल मतलब संघ यानी केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां। तो इसमें देखिए शक्तियों के विभाजन को 4 पार्ट में दिए गए हैं। पहला है संघ यानी सेंट्रल की पावर, राज्य की पावर, समवर्ती यानी दोनों मिला के जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों मिलके करते हैं। जैसे शिक्षा की व्यवस्था है, केंद्र भी देखती है, राज्य भी देखती है। पुलिस की व्यवस्था है, वो राज्य देखती है। लेकिन जब केंद्रीय बल की बात आ जाती है तो उसमें केंद्र भी आ जाता है। तो कुछ जैसे जेल की व्यवस्था है वो राज्य सरकारें देखती है, जनगणना केंद्र देखती है। तो आपका स्टेट पुलिस वो राज्य देखती है, ठीक है। तो पहले इसमें आता है संघ, सेंट्रल की पावर। इसमें करीब लगभग 100 विषय बनाए गए जिसमें ये केंद्र के अधिकार में है। इसमें देखिए जनगणना होता है, जनगणना जैसे 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि सरकार को भी कराना चाहिए, जनगणना बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है कि देश में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, किस किस
राज्य में कितने व्यक्ति हैं और उस हिसाब से ज्यादा अच्छा है। अब संघ की सेंट्रल पावर में क्या है, जनगणना है, आधार है। आधार मतलब जो हमारा आपका आधार बनता है, आधार कार्ड, केंद्रीय सेवा, ठीक है, केंद्रीय सेवा, ये संघ की पावर का है। दूसरे नंबर पे राज्य, स्टेट पावर। पहले इसमें 66 विषय थे, उसको घटा के यानी कुछ पावर को कम करके 61 है वर्तमान में। इसमें स्टेट की पुलिस यानी राज्य की पुलिस, तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी हो तो सबसे पहले कौन आता है, स्टेट, यानी उस स्टेट की पुलिस आती है आपकी मदद के लिए। तो ये स्टेट पुलिस। जेल व्यवस्था, अगर आपको कोई न्यायिक सजा हो गई या कुछ भी ऐसा होता है तो जेल प्रशासन जो है स्टेट के अंदर में आता है। हर स्टेट में अपनी अपनी जेल व्यवस्था है, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, आसाम पुलिस, उड़ीसा पुलिस, इस तरह से सब जगह की अपनी अपनी व्यवस्था थी। ये पावर किसको दिया गया है, राज्य को, ठीक है। अब ये आता है तीसरे नंबर पे समवर्ती। समवर्ती, सम मतलब समान, वर्ती मतलब व्यवस्था, समान व्यवस्था जिसमें चले। इसमें शिक्षा आती है, ठीक है, मजदूर आते हैं, मजदूर लेबर मजदूरी तो आप जानते हैं कि सेंट्रल केंद्र भी करता है, राज्य भी करते हैं। तो मजदूर व्यवस्था, वन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, जनसंख्या का कार्य स्टेट को दिया गया है और जनगणना का कार्य मतलब आप जैसे यूपी है तो यूपी क्या है, जनसंख्या पे अपनी पॉलिसी बना सकती है, एक बच्चे हो, दो बच्चे हो, इस तरह से अपनी, इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब कभी भी क्या, जब कभी भी जनगणना की बात आएगी तो वहां केंद्र का, क्योंकि जो भारत है ना, भारत ये क्या है, ये पूरा एक देश है जो राज्यों का देश है, मतलब 28 जो राज्य हैं उनको मिला के। तो भारत सरकार जब कोई काम करेगी तो वो पूरे देश को अपने देख करके करेगी, पूरे देश को, यानी इसीलिए दिया गया है जनगणना का कार्य केंद्र का है और जनसंख्या नियंत्रण का कार्य राज्य का है, ठीक। इस पे आप कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। पर्यावरण है तो ये तो इसमें राज्य अपना कुछ भी नियम बना सकती है, वन को लगाना, वनों को बचाना, फॉरेस्ट की कटाई को रोकना, तस्करी को रोकना, इस तरह से पर्यावरण। लोक नियोजन के कार्य मतलब आम पब्लिक के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा दी जा सकती है, उस तरह की सुविधाएं लोक नियोजन में आती हैं। लोक नियोजन पे स्टेट अपनी पॉलिसी बना सकती है। फिर आता है इसमें अवशिष्ट मतलब इन्फिनिट मतलब अनंत। अनंत का मतलब ये तो बाकी सारी चीजें, इन सबको छोड़ के बाकी सारी चीजें अवशिष्ट यानी अनंत में आती हैं। और ये अनंत किसके अधीन होता है, ये केंद्र के, इसके अधीन होता है केंद्र के, यानी सेंट्रल के। इन्फिनिट अनंत, इसमें बेसिकली साइबर क्राइम, एटॉमिक एनर्जी और जो हम वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब साइबर क्राइम नहीं आता। किसी भी तरह का आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए तो वो सब अवशिष्ट में आता है। वो सब देखने का काम किसका है, बेसिकली सेंट्रल का है, ठीक है। तो साइबर क्राइम, एटॉमिक एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये सब अवशिष्ट है। तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया कि राज्य की कितनी शक्तियां होंगी, केंद्र की कितनी शक्तियां होंगी और कौन कौन सी ऐसी शक्ति होगी जो दोनों के साथ मिलकर काम करेगी, ठीक है। जो आपका भाषा है नेक्स्ट 8 नंबर यहां पर बनाया गया है। 8 नंबर भाषा जो है वो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त, ठीक है। 22 भाषाएं अभी मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर है। अभी इसमें आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इसमें भोजपुरी नहीं है, इसमें राजस्थानी नहीं है, इसमें इंग्लिश भी नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड लैंग्वेज में आपका हिंदी है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, बंगाली, ये सारी भाषाएं हैं। इस तरह से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। तो आपका ये 8, अब हमने ये मार्किंग यहाँ इसलिए किया है कि यहीं तक जब संविधान बना था तो इतनी ही अनुसूचियां थी, 8। 1 यूनिटी ऑफ स्टेट, 2 वेतन, 3 शपथ,
यानी वो चौथा राज्यसभा स्टेट काउंसिल, पांचवा आपका SC/ST के लिए प्रशासन, छठवां आपका पूर्वोत्तर राज्य और सातवां शक्ति का विभाजन, इस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, शक्ति और विभाजन। आठवां भाषा, यहाँ तक तो आपके अनुसूचियों का। अब इसके बाद आते हैं हम 9, 10, 11 और 12, ये अनुसूचियां जो है शेड्यूल, इसमें 9 नंबर पे ऐड किया गया था भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या था, 1951 में पहला सुधार हुआ था, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था। एक्चुअली में होता क्या था, पहले राजवाड़ों का राज था, राजा महाराजा पावरफुल लोग जो भी होते थे अपनी राज्य में बोल लीजिए या अपने क्षेत्र में बोल लीजिए, तो वो एक दबदबा बना के रखते थे। दबदबा मतलब कि जैसे कमजोर तबके के लोगों की जमीनें हड़पने का काम करते थे, तो सरकार को ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो भूमि सुधार को ऐड किया गया अनुसूची में 9 में, ठीक है। भूमि सुधार का मतलब ये होता है कि जो भूमि है वो जिसकी है उसी के नाम से रहे, इसमें कोई लिखा पढ़ी या कोई जबरदस्ती इस तरह से ना कर सके। तो 1951 में पहला सुधार हुआ कि जमींदारी व्यवस्था को इसमें समाप्त किया गया। 10वां नंबर दल बदल कानून, 10 नंबर अनुसूचित शेड्यूल में दल बदल कानून। अब दल बदल कानून ये है कि आप जीत गए या हार गए तो आप दल अपने दल को बदल नहीं सकते, इस प्रकार का कानून बनाया गया कि पता चला कि आपने मेहनत किया और आप जीत गए और आपके पार्टी में अदर लोग हार गए और जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में चले गए। तो इस तरह के कानून जो है, दल बदल के कानून, ये सब व्यवस्था के लिए अनुसूची लाया गया कि ये नियम इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पंचायत व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था ले आएगी। पंचायत व्यवस्था इसलिए ले आएगी कि उस समय हर जगह सरकार का पहुंचना नामुमकिन था, और आज भी है। आज भी जब भी आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा निपटारा वहीं का वहीं हो जाए। तो उसमें पंचायत व्यवस्था आई थी कि आपके साथ कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप पंचायत के पास चले जाइए, जहाँ माननीय 5 लोग या इस तरह से लोग होंगे जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। 12वें नंबर पे नगर पालिका। नगर पालिका मतलब जो छोटे छोटे नगर बने थे उनको मॉडिफिकेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अच्छे कार्यों के लिए एक व्यवस्था लाई गई जो नगर पालिका है, ठीक है। तो ये आपका अनुसूचियां 8 से 12 तक मैंने बता दिया, ठीक। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास। समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटा दें। देखिए वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो एक कहावत हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अंग्रेजी चली गई, अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी नहीं गई। ये आपने भी सुना होगा कि अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी नहीं गई, ठीक। अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी नहीं गई। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। ठीक। अगर मैं ये कहूं या आप भी समझ जाएंगे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। गुलामी तब भी उनकी थी, गुलामी आज भी हम उनकी करते हैं। पूछिए कैसे? पहले क्या था, इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक। पहले क्या था, हम डायरेक्ट गुलाम थे, डायरेक्ट गुलाम। अब क्या है, हम इनडायरेक्ट गुलाम, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट गुलाम। पहले डायरेक्ट गुलाम इसलिए थे कि वो हमारे पास थे, हमारे साथ थे और हमसे काम कराते थे, ठीक है। हमसे काम कराते थे और कमाई करते थे। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, ठीक है। कोई जरा सा उभरने लगे तो उसको
बांट देते थे और राजा बन के बैठते थे, राजा बन के रहते थे। ठीक, आज हम इनडायरेक्टली गुलामी कैसे कर रहे हैं, देखिए इस चीज को समझिए। ईमेल है, जीमेल है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और क्या इंस्टा है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल, गूगल, या आप और ऐड करते जाइए, याहू। ठीक है, प्लस मोर सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी, इसमें से एक भी भारत की है। तो गुलामी तो इनडायरेक्टली उनके अभी भी कर रहे हैं। जीमेल उनका है, जब वो चाहे तब देख ले पढ़ ले। हाँ, गूगल उनका है, जब चाहे देख ले पढ़ ले। फेसबुक उनका है, जब चाहे आपके फेसबुक में घुस जाए, देख ले पढ़ ले। व्हाट्सएप उनका है, जब चाहे जो चाहे हैक कर ले। इंस्टाग्राम उनका है, आप जितनी रीलें बनाते हैं उछल उछल के, क्या समझते हैं, आपका वो जितना भी चाहे तो दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम है, इसका भी, ये भी बाहरी है, ये भी अंग्रेजों का। स्नैपचैट है या कोई भी वो, तो हमारा भारत का इसमें क्या है, कुछ नहीं। तो टेक्नोलॉजी में आज भी हम बहुत पीछे हैं। आपके पॉकेट में जो घुसा हुआ चीज है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, इसके सारे पार्ट्स कहाँ से आते हैं, बाहर ही तो चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, रशिया के हैं, हमारा भारत का क्या है। तो मुझे ये लगता है कि हमें भी कोई ऐसी पहल करनी चाहिए, जैसे चाइना है। चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में जीमेल नहीं है, चाइना में ईमेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, गूगल नहीं है, जीमेल नहीं है, ईमेल नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। वो जिसको चाहे तो दे सकता है, उसकी सारी चीजें सारे वर्ड में है, लेकिन वो अपनी ऐप यूज करता है, अपने ऐप, अपने ऐप्स। ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि हमारे आने वाले वैज्ञानिकों को, हमारे आईटीएंस को, हमारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को ये सब ध्यान देना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ हम ऐसी व्यवस्था ले आए, कुछ ऐसा फीचर वाली ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी के लिए आए, ताकि हमको इन सब से छुटकारा मिल जाए और हम इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे खींच के जाए, जो कि हो भारत का। इन सब पे बैन लग जाए, सब बंद हो जाए, टेक्नोलॉजी किसकी हो, भारत की। तो आज हम इस माध्यम से ये आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आगे के पार्ट्स में मैं आपको भाग के बारे में और अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।